नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिव पांडे और मेरे चैनल जय अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 33 फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पार्ट 2 करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था भाई फॉरेक्स मार्केट क्या होती है। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं लिबोर रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के बारे में और साथ ही साथ में ARR अल्टरनेट रेफरेंस रेट के बारे में बात करेंगे। फिडई क्या होती है, क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे और फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इस पर भी हमें चर्चा करनी है। तो स्टार्ट करेंगे। लिबोर एंड अल्टरनेट रेफरेंस रेट, जिसे ARR कहा जाता है। लिबोर मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट या लिबोर बोलते हैं, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट या लिबोर बोलते हैं। वाज ए वेरी पॉपुलर बेंचमार्क एंड वाज इशू फॉर US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर एंड द जापानीज। तो लिबोर क्या है भाई? लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है। यूनाइटेड किंगडम में ये रेट कोट किए जाते थे। क्यों कोट किए जाते थे ये रेट? तो मतलब जैसे अगर दुनिया भर में उधार लेना देना है तो किस रेट पर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक सिस्टम डेवलप आया था, वो करके वे लिबोर पर उधार लेते हैं। इस पर लेंगे लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो जो भी लिबोर रेट होगा प्लस उसमें अपना कुछ जोड़ लो भाई, 1% ज़्यादा लूंगा, 2% ज़्यादा लूंगा, है ना, या 0.5% कम लूंगा, जो भी रेट हो आप अपने इस हिसाब से कोट किया करते थे। इसी पर्पज के लिए लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट हुआ करता था लिबोर। और ये बहुत ही पॉपुलर बेंचमार्क, बेंचमार्क मतलब समझते हैं कि मतलब ये एक फाउंडेशन का काम करता है, बाकी चीजें इसी से निकल करके आती हैं। ये फाउंडेशन का काम किया करता था और ये डॉलर के लिए, ब्रिटिश पाउंड के लिए, यूरो, फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर और जापानीज येन, इन सब के लिए कोट किया जाता था, पहले किया जाता था। नाउ इट इज नॉट, ओके, ये अब नहीं होता है। हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है। द रेट वाज बीइंग कैलकुलेटेड एंड पब्लिश्ड ईच डे बाय IC बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन। यानी लिबोर रेट कौन पब्लिश करता था? IC बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम IBA भी कह सकते हैं। ICE क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है। ICE का मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लिबोर में, इसमें फ्रॉड वगैरह हो गया, स्कैंडल हो गया, तो इसलिए इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लिबोर हैड कम इनटू ग्रेट अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड irregularities, as a result of which steps were taken to replace it as a financial benchmark rate। लेकिन समय बीता तो लिबोर में बहुत सारी बुराइयां निकली, इरेगुलरिटी निकली, उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा, बोला गया कि ये ठीक रेट नहीं है, तो इसको एज ए बेंचमार्क रेट के तौर पर खत्म करने की कोशिश की गई, ताकि इसको रिप्लेस करके कोई नया रेट लाया जाए, क्योंकि रेट तो चाहिए ही होगा, भले ही लिबोर नहीं होगा तो कोई और होगा। द इवेंट ऑफ लिबोर रिगिंग, जिसे हम लिबोर स्कैंडल भी बोल सकते हैं, तो लिबोर रिगिंग हुई, स्कैंडल बोला गया, क्रिएटेड शॉक वेव इन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रेफरेंस यूज्ड टू प्राइस एंड डिटरमाइन पे ऑफ फॉर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ द लोन बॉन्ड डेरिवेटिव्स केम अंडर क्लाउड। समझ रहे हैं? बोले कि मतलब लिबोर में स्कैंडल हो गया, रिगिंग हुई जिसे बोला गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पूरी फाइनेंशियल मार्केट में भाई एक झटका आया एक तरीके का, और लोगों को इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए लोगों ने कि भाई जो भी हमने बहुत सारे ट्रिलियन डॉलर के जो हमने सौदे कर रखे हैं, लोन बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स जो हमारे बटे हुए लिबोर को रेफरेंस रेट मानते हुए, जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग जो हमारे देश में की जाती है वो भी लिबोर रेट पर करी जाती थी। लिबोर प्लस 4.5% ऐसे सम हुआ करता था, ठीक है। अभी लिबोर रहा ही नहीं, तो भाई ये जो ECB की जितने कॉन्ट्रैक्ट उनका क्या होगा, ठीक है। तो ये वाली स्थिति बनी, सब लोगों के मन में डाउट बना। यहीं पर थोड़ा सा नोट लेते हैं ताकि चीजें और जो है समझ में आए कि आखिर लिबोर रिगिंग क्या कहानी थी। तो लिबोर हैड, ये एक्स्ट्रा नोट है फ्रेंड्स, ओके, नॉट इन द बुक। लिबोर हैड अ फटल स्ट्रक्चरल फ्लॉ था इसमें। क्या? इंस्टेड ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन रियल ट्रांजैक्शन डेटा, लिबोर वाज कैलकुलेटेड थ्रू अ डेली पोल where a panel of major banks simply estimated what it could cost them to borrow money from each other। मतलब बोला कि लिबोर जो होता था ना, कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या इकोनॉमी की स्थिति, उस पर आधारित नहीं होता था। लिबोर कैलकुलेट किया जाता था, क्या होता था कि डेली जो है एक पोल करवाई जाती थी। इसमें बड़े बैंक जो है पोलिंग किया करते थे कि हम एक दूसरे से अगर लोन लें तो मैं तुम्हें 6% पे कर दूं, तो मुझे 6.5 कर दो। इस तरीके का एक पोलिंग टाइप का सिस्टम हुआ करता था।
अब जब पोलिंग हुई तो लॉबी बनी, पोलिंग हुई तो लॉबी बनी मतलब क्या कि भाई सोचो ना कि जैसे मान लीजिए जो है क्लास में 100 मार्क्स हैं, ठीक है? जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आएँगे उसको टॉपर बनाया जाएगा। सब स्टूडेंट ने मिल के सोचा कि यार हम में से किसी ने 20 से ज़्यादा स्कोर ही नहीं करना है, सब उतना ही पढ़ेंगे। तो जिसके 20 नंबर आ जाएँगे वो टॉप कर जाएगा या पास कर जाएगा, ठीक है? क्योंकि भई सारे बच्चे 1 से लेकर 20 तक के नंबर स्कोर कर रहे हैं तो टीचर मजबूर हो जाएगा, वो सोचेगा चलो ठीक है जो 15 तक पाए हुए हैं वो पास समझे। 15 से ऊपर के मार्क्स वाले टॉपर माने जाएँगे लाइक दैट इस तरीके से। तो वही यहाँ पर लॉबी क्रिएट हो गई 6 साढ़े 6% जब हमें आपस में पोल ही करना है, तो हम 4% की सेटअप कर लिए। बैंक आपस में मिले, उन्होंने कहा कि 4% कोड करो, काहे के लिए 6 साढ़े 6% पर मरे जा रहे हो, ठीक है? तो ये सिचुएशन खराब हुई इनकी और इसकी वजह से लिबोर में रिगिंग हो गई, ठीक है? बात समझ में आई? तो लिबोर में फ्रॉड इस तरीके से हुआ था। और भी डिटेल में है पर हमारे काम का इतना हो जाएगा कि हमें प्रॉब्लम क्या थी। इन रिस्पॉन्स टू दीज़ डेवलपमेंट द यूके कमीशन्ड अ रिव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस ऑफ लिबोर। अब भाई जब इतनी प्रॉब्लम्स हो गई तो यूनाइटेड किंगडम ने कमीशन वगैरह बनाया कि भाई चेक करो कि लिबोर का स्ट्रक्चर और गवर्नेंस कैसा है, क्या गड़बड़ है और क्या सही किया जा सकता है। द रिव्यू कंक्लूडेड दैट लिबोर शुड बी रिटेन्ड एज ए बेंचमार्क बट दैट इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिवली रिफॉर्म्ड। तो भाई जो कमेटी बनी उसने कहा कि लिबोर को होल्ड करके रखो, हटाओ मत इसको, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। इट मेड वाइड रेंजिंग रिकमेंडेशन अबाउट इम्प्रूवमेंट्स इन द बेंचमार्क गवर्नेंस प्रोसेस ऑफ लिबोर। मतलब जो कमेटी बनी थी उसने लिबोर की गवर्नेंस प्रोसेस में बहुत सारे इंप्रूवमेंट की रिकमेंडेशन करी, ठीक है? It also recommended that the publication of LIBOR in certain currencies and maturities in which the volume of trade were particularly low should be discontinued। मतलब कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया कि जिन करेंसी में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है उनका लिबोर रेट पब्लिश करना बंद कर दी, ठीक, इन्होंने ऐसा रिकमेंडेशन दी। However, since these steps did not generate the required confidence for the universally acceptable benchmark rate, it was decided to phase out the LIBOR and replace it with ARR alternative reference rate by 31st दिसंबर। कमेटी ने सारी बातें बताई, सब कुछ हुआ, लेकिन मतलब जनता का विश्वास नहीं जमा इन पे। कुल मिलाकर के फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अब जो है दोबारा से लिबोर पर कॉन्फिडेंस आया नहीं, तो ये डिसाइड किया कि धीरे धीरे लिबोर को हम फेज आउट कर देंगे, एक साथ नहीं खत्म कर सकते हैं, धीरे-धीरे इसको हम फेज आउट कर देंगे और बाई 31 दिसंबर अब लिबोर नहीं रहेगा, उसकी जगह पर एआरआर ले लेगा, अल्टरनेट रेफरेंस रेट ले लेंगे, ठीक है? एन अल्टरनेट रेफरेंस रेट की अब बात करेंगे, एआरआर की बात करेंगे। एन एआरआर वन व्हिच रिटेन्स द डिजायरेबल फीचर ऑफ लिबोर व्हाइल इंश्योरिंग दैट इट इज बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन इन लिक्विड मार्केट हैज टू सैटिस्फाई सेवरल की एट्रीब्यूट्स। जैसे मतलब भाई एआरआर में ये कहा गया, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट में ये इन्होंने कहा कि भाई देखो इसमें लिबोर की फीचर तो होने ही चाहिए, जो लिबोर के गुण हैं, लक्षण है वो रहने चाहिए, लेकिन इसके अलावा इंश्योर करो कि ये जो मार्केट में ट्रांजैक्शन है उस पर आधारित हो। एआरआर हमारा मार्केट की लिक्विड ट्रांजैक्शन पर आधारित होना चाहिए और उसके अलावा कुछ और भी एट्रीब्यूट हैं जिनको इसे एआरआर में पाया जाना चाहिए। जैसे इट शुड प्रोवाइड अ रोबस्ट एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन कोर मनी मार्केट दैट इज नॉट ससेप्टेबल टू मैनिपुलेशन। इन्होंने बोला कि जो एआरआर होना चाहिए वो रोबस्ट और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन दे इंटरेस्ट रेट का, यानी इंटरेस्ट रेट एक्यूरेट होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए और इसे मैनिपुलेट ना किया जा सके। मतलब पोलिंग ना हो जाए कि 6% कर लें, 6.5% कर लें, 10% कर लें, मर्जी वाला काम ना हो, इसे मैनिपुलेट ना किया जा सके। फिक्स हो, फाइनेंशियल मार्केट में, कोर मनी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन हो रही है उस पर आधारित होना चाहिए। इट शुड ऑफर रेफरेंस रेट फॉर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द मनी मार्केट। तो मतलब एआरआर ऐसा होना चाहिए जो रेफरेंस रेट के तौर पर काम करे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में, जो मनी मार्केट के बियॉन्ड हो। मनी मार्केट मतलब मनी मार्केट इज लाइक कि 1 डे से लेकर के 1 ईयर तक के लिए मनी मार्केट होती है। तो अगर कोई उधारी 1 साल से ज़्यादा की भी है, मनी मार्केट से ज़्यादा की भी उधारी है, तो वहाँ पर भी ये रेफरेंस रेट के तौर पर काम कर सके। इट शुड सर्व एज ए बेंचमार्क फॉर टर्म लेंडिंग एंड फंडिंग। मतलब ये जो है काम कर सके लंबे समय के लिए लेंडिंग, टर्म लेंडिंग के लिए और टर्म फंडिंग के लिए। लेंडिंग मतलब उधार देना, जैसे आरबीआई ने किसी को उधार दे दिया, लेंडिंग हो जाएगा। फंडिंग क्या होती है? किसी को पैसे उपलब्ध करवाना।
तो कहीं से उधार लेकर के किसी को उधार देना फंडिंग के तौर पर आ सकता है, ठीक है? तो ये 3 जो है इन्होंने बताया कि भई ये 3 गुण इनके अंदर में होने चाहिए। सम ऑफ द ARRs अल्टरनेट रेफरेंस व्हिच मे बी सजेस्टेड टू बी यूज्ड बाय वेरियस सेंट्रल बैंक वही आरबीआई टाइप के इन सब्स्टिट्यूशन टू लिबोर आर प्रोवाइडेड इन द टेबल। टेबल हम देखने जा रहे हैं। मतलब ये स्थिति हुई कि अब मार्केट में ये स्थिति हुई कि अब लिबोर जब हटा तो उसकी जगह पर हर देश ने अपना खुद का ARR बना लिया। अब सिर्फ एक रेट से पूरी दुनिया का काम चलना बंद हो चुका है। समझे बात को? यानी अब जो है यूएसए में SOFR चलने लगा, यूके में सोनिया ने टेक ओवर करा, यूरोपियन यूनियन में STR ने टेक ओवर किया, स्विट्जरलैंड में सेरोन ने और टोक्यो यानी जापान में जो है टोनर ने टेक ओवर करा। ये नए जो है रेफरेंस अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट यानी पहले ये सब नहीं होते थे। सिर्फ क्या होता था? लिबोर वाज देयर। समझ रहे हो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ लिबोर है और उससे सारे काम बनते चले जा रहे हैं। लेकिन वो बात बनी नहीं तो उसकी वजह से हर एक कंट्री ने अपना अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट ले लिया, ठीक है? तो जैसे ARR में बात करें तो पहले यूएसए में सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट बोला गया। इन्होंने यानी यूएसए ने अपने जो लिबोर का सब्स्टिट्यूट था वो था सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। क्या ये सिक्योर्ड है? तो हाँ, गवर्नमेंट द्वारा सिक्योर्ड होता है। इसका टेनर क्या है? ओवरनाइट, एक रात के लिए अगर उधारी लेनी है तो उसके लिए। काउंटर पार्टी जिसमें बैंक और नॉन बैंक दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली यूके में नया रेफरेंस रेट SONIA बना, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट इसे कहा गया। ये सिक्योर्ड नहीं है यानी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इसमें नहीं प्रोवाइड होती है। ओवरनाइट के लिए बैंक और नॉन बैंक दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूरो में ये एक्चुअली यूरो का सिंबल है यहाँ पर, ओके? यूरो STR बोलते हैं, यूरो 60 रेट बोला गया, ठीक है? यानी यूरो का सिंबल और STR मतलब 60 रेट। ये अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट बना, ये भी सिक्योर्ड नहीं है। ओवरनाइट के लिए है, बैंक नॉन बैंक दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। स्विट्जरलैंड में सेरोन आया, स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट, स्विस एवरेज ओवरनाइट रेट ओवरनाइट सेरोन आया। ये गवर्नमेंट द्वारा सिक्योर्ड है ओवरनाइट के लिए। इसमें सिर्फ बैंक पार्टिसिपेट, स्विट्जरलैंड वाले में नॉन बैंक को परमिटेड नहीं है। जापान में टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट एक्सेप्ट किया गया, टोनर जिसे बोला गया, ये सिक्योर्ड नहीं है, ओवरनाइट है, बैंक और नॉन बैंक सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में सीधे सीधे ARR ही ले लिया गया, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट ही नाम दे दिया गया कि भाई ARR ही बुलाएंगे हम इसको, अलग से कोई नाम नहीं। तो मैं मानकर चलता हूँ कि आपको बातें क्लियर हुई होंगी कि ये क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है? इन इंडिया एक्सपोजर टू लिबोर एरोज फ्रॉम द लोन कॉन्ट्रैक्ट्स लिंक टू द लिबोर। एग्जाम्पल के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग करी गई, FCNRB डिपॉजिट विथ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लिंक टू लिबोर थे, डेरिवेटिव लिंक टू लिबोर थे, और मिफोर से लिंक थे। मिफोर मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट था और ये एक डोमेस्टिक हमारे देश का बेंचमार्क रेट है, लिबोर पर आधारित होता है, ठीक है? मतलब ये एग्जांपल बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ हमारे इंडिया में लिबोर से क्या-क्या प्रभावित हुआ। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग प्रभावित हुई क्योंकि ये लिबोर पर आधारित होती थी। FCNRB डिपॉजिट जो FD है वो भी प्रभावित हुई क्योंकि इसमें इसमें भी जो रेट होता था वो लिबोर पर आधारित होता था, इसीलिए फ्लोटिंग रेट होता था, मतलब फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, बदलता हुआ लिबोर बदलेगा तो इंटरेस्ट रेट बदलेगा। कुछ डेरिवेटिव्स थे जो कि लिबोर से कनेक्टेड थे या मिफोर से कनेक्टेड थे और ये मिफोर भी इवन जो है लिबोर पर आधारित था। तो लिबोर डूबा तो मिफोर भी डूबेगा ही डूबेगा क्योंकि इसी पर आधारित ही है। तो मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट ये सारे लिबोर से प्रभावित चीजें हैं जो हमें मतलब लिबोर से ये सारी की सारी चीजें प्रभावित थी। The challenge for India and milestone for preparing for termination of LIBOR at the end of December 2021 was similar to those faced by the other jurisdictions। मतलब कहने का भाई कि लिबोर खत्म हो रहा है दिसंबर 2021 तक, 31 दिसंबर 2021 तक लिबोर नहीं रह जाएगा। तो भाई चैलेंज हमारे लिए भी वैसा ही था, दूसरे देशों के लिए भी वैसा ही था कि भाई लिबोर खत्म हो रहा है, इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव हमें देखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो वही बोल रहे हैं कि सेम स्थिति थी इंडिया के लिए भी, अदर ज्यूरिडिक्शन यानी दूसरे कंट्रीज के लिए भी सेम स्थिति थी। RBI has chalked out a roadmap for LIBOR transition and all the contract which will continue after LIBOR cease to exist will need to be renegotiated and replaced। RBI ने प्लान बनाया कि भाई जब जो है लिबोर खत्म हो जाएगा, सीज टू एग्जिस्ट यानी 31 दिसंबर 2021 के बाद लिबोर जब नहीं रहेगा तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं जो अभी लिबोर पर आधारित हैं उनको रीनिगोशिएट किया जाएगा और उनको रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है? फिर से कॉन्ट्रैक्ट करिए,
भाई लिबोर खत्म हो गया, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करो आप उठा करके। एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस व्हिच रेफर टू लिबोर विल नीड टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर कॉन्ट्रैक्ट रेफरेंसिंग एआरआर। साथ ही साथ में जो आरबीआई की गाइडलाइन वगैरह थी, जो रूल्स रेगुलेशंस थे पहले से, जहां पर लिबोर को रेफरेंस रेट के तौर पर यूज किया जाता था, उनको अमेंड किया जाएगा, उनको मॉडिफाई किया जाएगा और वहां पर अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये सारी तैयारियां आरबीआई ने कर ली, ठीक है। फिर आ जाता है फिडाई। तो मैं यहाँ पर हम बात करें लिबोर और उसी का अल्टरनेटिव के तौर पर अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट आता है। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट होता था, ये बहुत ही पॉपुलर बेंचमार्क था। बहुत सारी करेंसीज के लिए डॉलर, पाउंड, यूरो, कैनेडियन डॉलर, जापानीज येन, इन सबके लिए इशू किया जाता था। ये रेट कौन इशू करता था? आईबीए करता था। आईसीई बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। आईसीई का मतलब है इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये लिबोर रेट पब्लिश किया जाता था। लिबोर में बहुत सारा इरेगुलेरिटी थी, इसको क्रिटिसाइज किया जाना शुरू हुआ क्योंकि ये जो है मतलब वो काम नहीं कर पा रहा था जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था। इवन लिबोर रिगिंग की घटना हुई, लिबोर में स्कैंडल हुए, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंडस्ट्री पूरी तरह से हिल गई और लोगों का विश्वास भी इस पर से उठ गया, लिबोर पर से उठ गया, ठीक है। अब लिबोर में प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ा-सा उसके बारे में हमने चर्चा की है भाई कि लिबोर में प्रॉब्लम ये थी कि ये पोल आधारित होता था, एक्चुअल ट्रांज़ैक्शन पर आधारित नहीं होता था। जैसे हमने देखा था कि पहले डॉलर का रेट आरबीआई डिसाइड करता था, तो आरबीआई अपने हिसाब से डिसाइड करता था, वो एक्चुअल डिमांड और सप्लाई के आधार पर नहीं होता था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो रेट था वो पोल पर आधारित था। मेजर बैंकों ने आपस में मिल-जुल करके रेट घटाए-बढ़ाए ताकि उनका फ़ायदा हो सके। इससे स्कैंडल हो गया, ठीक। इसके बाद में यूके ने कमीशन बनाया, यूके ने कमेटी बनाई कि इस लिबोर का स्ट्रक्चर और गवर्नेंस आप देखो। उस कमेटी ने इसको रिव्यू किया और उन्होंने बोला कि लिबोर को रिटेन किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें काफ़ी रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, ओके। इन्होंने बहुत सारे जो है रिकमेंडेशंस दिए कमेटी ने कि लिबोर के गवर्नेंस प्रोसेस में क्या-क्या चेंजेज़ की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने रिकमेंड ये भी किया कमेटी ने कि कुछ करेंसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है लिबोर से रिलेटेड, तो उनकी जो है लिबोर रेट पब्लिश करना ही बंद कर दिया। ठीक, इसके बाद में लेकिन जनता का या पूरी दुनिया का विश्वास जो है अब दोबारा से लिबोर पर आया नहीं, तो ये डिसाइड किया गया कि लिबोर को अब खत्म कर दिया जाएगा। 31 दिसंबर 2021 तक लिबोर कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह पे एआरआर आ जाएगा, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट आ जाएगा और हर कंट्री ने अपना खुद का एआरआर बना दिया। पहले लिबोर से सभी काम चलाते थे, बाद में सबने कहा कि अब जब रेट बन ही रहे तो हमारे अपने खुद के एआरआर होंगे, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट होंगे। एआरआर जो है इसमें लिबोर के फीचर तो थे ही, उसके अलावा ये जो है मार्केट में जो भी ट्रांज़ैक्शन होती है उस पर आधारित होता था और साथ ही साथ में कुछ और इसकी ख़ासियत थी, जैसे ये जो रेट था वो मनी मार्केट में जो भी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं उसमें एक्चुअल इंटरेस्ट रेट को ये डिफ़ाइन करता था और मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है इसमें, ठीक है। तो मैनिपुलेशन ना हो, एक्चुअल डेटा ये शो करे, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट को ये शो करे, ठीक है। उसके बाद में ये रेफ़रेंस रेट मनी मार्केट के बियॉन्ड भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके काम आना चाहिए। उसके बाद में ये बेंचमार्क के तौर पर टर्म लेंडिंग और फंडिंग के काम भी आना चाहिए, ऐसी इसकी ज़रूरत थी। इसी के तहत जो है कुछ एआरआर जो कंट्रीज़ ने लिबोर के सब्स्टिट्यूट में लिए, उनकी ये डिटेल्स हैं हमारी, ठीक है। इसमें हमने देखा भाई यूएसए में एआरआर कौन-सा है? एसओएफआर, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। यूके में सोनिया, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट, यूरो शार्ट रेट, स्विट्ज़रलैंड में स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट शेरोन और जापान में जो है टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट टोनर सामने निकल करके आते हैं। फिर हम बात करते हैं इंडिया में क्या स्थिति रही, तो हमारे यहाँ लिबोर से रिलेटेड हमारे लोन के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट थे, मतलब बहुत सारे लोन बाँट रखे थे जो लिबोर पर आधारित थे, जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग वगैरह हो गई। एफडीज़ थी, एफसीएनआरबी जो एफडी थी वो लिबोर से लिंक्ड थी। कई सारे डेरिवेटिव्स थे जिनके रेट जो है या रिटर्न लिबोर से जुड़े हुए थे या मिफोर से जुड़े हुए थे। मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर रेट से जुड़े हुए थे और मिफोर जो है वो लिबोर पर आधारित था। इंडिया के सामने चैलेंज था कि दिसंबर 2021 तक 31 दिसंबर 2021 तक लिबोर को हटाना है और उसकी जगह पे नया एआरआर लेकर आना होगा। इसके लिए आरबीआई ने प्लान बनाया कि हम कैसे लिबोर से ट्रांज़िशन लेंगे और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अगर जब लिबोर खत्म हो जाएगा, सीज़ टू एक्सिस्ट हो जाएगा, तो उस समय हम जो है जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उनको रीनेगोशिएट और रिप्लेस करेंगे। जो पहले से गाइडलाइंस, रेगुलेशंस चले हुए हैं, जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में हम ऑल इन कॉस्ट कितनी लेंगे, तो लिबोर प्लस 4.5% था। तो उन्होंने कहा कि अब लिबोर की जगह पर हम नए अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट को वहाँ पर मेंशन करेंगे, यानी कि हमें सारी गाइडलाइंस मॉडिफाई करनी पड़ेंगी।
ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, फिडई के बारे में बात करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिडई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिडई इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड विद द फॉरेक्स मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन इंडिया। तो हमारी फॉरेक्स मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संस्थान है फिडई। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिडई इज एन एसोसिएशन ऑफ बैंक दैट आर अथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। यानी कि फिडई जो है वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ बैंक्स है, कई सारे बैंकों से मिलकर एक एसोसिएशन बना है जो कि अथराइज्ड हैं टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। जो बैंक इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन्हीं का एक एसोसिएशन है फिडई। ओके, एस्टेब्लिश इन ईयर 1958, द बॉडी रेगुलेट्स द रूल्स दैट डिटरमाइन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड चार्जेस दैट आर अटैच्ड टू द फॉरेन एक्सचेंज। तो 1958 में ये फिडई एस्टेब्लिश किया गया था और ये रेगुलेट करता है क्या, रूल्स को, जो कि मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मतलब फॉरेक्स मार्केट कब चलेगी, नॉन हॉलिडे क्या है, अननोन हॉलिडे क्या है, सेटलमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, कब टीटी बाइंग लगेगा, कब टीटी सेलिंग रेट लगेंगे, कौन सा रेट लगेगा, कितना पेनल्टी लगेगी, ये सारी चीज़ों का डिसीजन जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन करता है, फिडई ही करता है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में जो भी उसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट और जो भी चार्जेस हैं वो सारी चीज़ें जो है फिडई द्वारा डिसाइड करी जाती हैं। इन एडिशन टू द रूल सेटिंग, रूल बनाने के अलावा फिडई असिस्ट मेंबर बैंक्स, जो फिडई असिस्ट करता है जो भी इसके मेंबर बैंक है, जो इसके साथी बैंक हैं, बाई एक्टिंग एज एडवाइजर आर असिस्ट विद द ट्रेनिंग ऑफ द बैंक्स पर्सनल एंड एक्रेडिटिंग फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स। मतलब कहने का फिडई देखो रूल तो बनाता ही है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए, इसके अलावा जो भी मेंबर बैंक हैं उनके लिए एडवाइजर, सलाहकार का काम करता है, उनके जो पर्सनल हैं उनको ट्रेनिंग देता है, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रेनिंग भी देता है बैंकों के लोगों को, और साथ ही साथ में फॉरेन एक्सचेंज की जो ब्रोकर हैं उनको एक्रेडिटिंग करता है, यानी कि मान्यता देता है। फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर कहाँ से एक्रेडिट, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएंगे, एक तरीके से मान्यता कहाँ से लेंगे, फॉरेन फिडई से। फिडईज मेंबर बैंक कंसिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएफसीआई एंड सिडबी। मतलब फिडई में हमने कहा था ना, फिडई जो है एक कोऑपरेशन है बैंकों का, तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सभी के सभी मिलकर के फिडई को, मतलब ये सभी के सभी फिडई के मेंबर हैं। द फिडई इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद को रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इट प्लेज अ की रोल इन स्टेबलाइजिंग मार्केट थ्रू इट्स एसोसिएशन विथ आरबीआई एंड द हिम्डा। मतलब फॉरेक्स मार्केट को स्टेबलाइज करने में फिडई का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, और ये मतलब इस काम को करने के लिए फिडई जो है हेल्प लेता है किसका, आरबीआई का और फिम्डा का। फिम्डा क्या है, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिडई एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और फिडई अलॉन्ग विद द आरबीआई एंड फिम्डा जो है ये मार्केट को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। इन मार्च 2018 फिडई कोलैबोरेटेड विथ एफवीआईएल। मार्च 2008 में फिडई ने कोलैबोरेशन किया एफवीआईएल। एफवीआईएल क्या है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड। जैसे अभी हमने लिबोर मिफोर ये सारे रेट पढ़े थे ना, बेंचमार्क रेट, तो हमारे देश में जितने भी बेंचमार्क रेट होते हैं उनको पब्लिश करने की जिम्मेदारी एफवीआईएल की, यानी कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड की जिम्मेदारी होती है। जितने भी बेंचमार्क रेट हैं कौन पब्लिश करेगा, एफवीआईएल करेगा, इन्हीं की वो जिम्मेदारी होती है। ओके, अ कंपनी फार्म टू एडमिनिस्टर मनी मार्केट बेंचमार्क रेट, मनी मार्केट के जितने भी बेंचमार्क रेट हैं उनको एडमिनिस्टर करने के लिए एक संस्था ही बना दी गई है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड। तो 2018 में फिडई ने कोलैबोरेशन किया किसके साथ, एफवीआईएल के साथ, हिम्डा के साथ में, और आईबीए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ में, टू सेट बेंचमार्क फॉर इंडियन रूपी इंटरेस्ट रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज। मतलब इंडियन रुपए का इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज का रेट वगैरह क्या रहेगा, उस बेंचमार्क को डिसाइड करने के लिए ये एक कोलैबोरेशन हुआ। कौन-कौन सी संस्था, 2018 में फिडई ने कोलैबोरेशन किया था किसके साथ, एफवीआईएल, हिम्डा और आईबीए के साथ में। फिडई है नंबर ऑफ फंक्शन, फिडई के बहुत सारे काम होते हैं जो कि कौन-कौन से हैं, इशूइंग ऑफ गाइडलाइंस एंड रूल फॉर हैंडलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस अगर हैंडल करना चाहते हो तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो बनाने की जिम्मेदारी फिडई की होती है। ट्रेनिंग देना बैंक पर्सनल को, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड अगर ट्रेनिंग चाहिए, किसी भी बैंक को चाहिए, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, प्राइवेट बैंक हो, उन सबको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी होगी। एक्रेडिटेशन ऑफ फॉरेन फॉरेक्स ब्रोकर,
यानी कि जो फॉरेक्स के ब्रोकर होते हैं उनको मान्यता देने की जिम्मेदारी होती है। एडवाइजिंग असिस्टिंग मेंबर बैंक इन सेटिंग इशू मैटर्स इन देयर डीलिंग। अगर इसी तरीके का कोई विवाद हो गया है मेंबर बैंकों के बीच में, तो उनको सलाह देना, उनको असिस्ट करना भी फिडेई की जिम्मेदारी होती है। रिप्रेजेंटिंग मेंबर बैंक ऑन गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अदर बॉडीज, मतलब अगर जो भी मेंबर बैंक हैं उनको कहीं रिप्रेजेंट करना पड़ता है फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट के सामने, चाहे आरबीआई के सामने या किसी अदर बॉडी के सामने, तो फिडेई जो है खुद आगे बढ़ करके उन मेंबर बैंकों को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पर। अनाउंसमेंट ऑफ डेली एंड पीरियोडिकल नोट्स रेट्स टू द मेंबर बैंक, मतलब जो भी डेली या हर तीसरे महीने 6 महीने पर जो भी रेट्स पब्लिश होते हैं उनको अनाउंसमेंट करने की जिम्मेदारी भी है फिडेई के कंधों पर ही होती है। फिर आता है फेमा। तो फिडेई फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। भाई देखो, फॉरेक्स मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज एक इम्पॉर्टेंट जो है इंस्टीट्यूट है फिडेई। फिडेई जो है एसोसिएशन ऑफ बैंक है, और वो इसमें बैंक कौन-कौन से जो ऑथराइज़ हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करने के लिए। 1958 में फिडेई एस्टेब्लिश होता है और इसका काम है फॉरेन एक्सचेंज बिज़नेस को जो भी रूल्स, रेगुलेशंस और चार्जेज़ हैं उसके बारे में रूल बनाना, रेगुलेशन बनाना, ठीक है? उसके बाद में रूल्स बनाने के अलावा फिडेई असिस्ट करता है अपने मेंबर बैंक को एज़ ए एडवाइज़र, सलाह देता है। उनके जो एम्प्लॉयी हैं उनको ट्रेनिंग देता है, और जो फॉरेन एक्सचेंज के ब्रोकर हैं उनको मान्यता देता है। फिडेई के मेंबर में पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, फॉरेन बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईएफसीआई, सिडबी वगैरह ये सभी भी। फिडेई एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो है मुख्य रोल क्या है? मार्केट को, यानी फॉरेक्स मार्केट को स्टेबलाइज़ करके रखना है, और उसके लिए आरबीआई और फिम्डा की हेल्प लेता है। फिम्डा है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। मार्च 2018 में फिडेई ने कोलैबोरेशन किया किसके साथ? एफबीआईएल के साथ, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड के साथ में, फिम्डा के साथ में और आईबीए के साथ में, ताकि फॉरेन एक्सचेंज के रेट वगैरह डिसाइड करने में हेल्प ली जाए। फिडेई के बहुत सारे काम हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज बिज़नेस से रिलेटेड गाइडलाइन और रूल्स को बनाना, जो भी बैंक के एम्प्लॉयी हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो फॉरेक्स के ब्रोकर हैं उनको विश्वसनीय, मतलब जो है मान्यता प्रोवाइड करना, मेंबर बैंक के बीच में अगर कोई मैटर हो जाता है, इश्यू हो जाता है, तो उसको एडवाइस करना, असिस्ट करना। कहीं पर भी यदि मेंबर बैंक्स को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड प्रेजेंटेशन देनी है या कहीं प्रेजेंट करना है अपने आप को, कोई जवाबदेही है गवर्नमेंट के सामने, आरबीआई के सामने, तो फिडेई इज़ देयर, ओके। इसके अलावा डेली रेट्स, पीरियोडिकल रेट्स जो भी हैं उनका अनाउंसमेंट करना भी फिडेई की ज़िम्मेदारी होती है। बात करते हैं फेमा की, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो कैसे बना, फेमा कैसे आया है, पहले क्या था, फिर क्या हुआ, उसके बारे में बात करें, हिस्ट्री की बात करें। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ रूल्स अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 ऑन टेम्पररी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज पर कंट्रोल करने के लिए टेम्पररी बेसिस पर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 लाया गया। लेकिन ये टेम्पररी था, यानी फॉरेन एक्सचेंज अगर देखा जाए तो जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको रेगुलेट करने की पहली बार कोशिश ऑफ इंडिया में करी गई, पहली बार, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस persisted for a long time and finally an act was promulgated in the statute under the title Foreign Exchange Regulation Act 1947। मतलब फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस चलती रही देश में, अंग्रेजों का शासन था, लेकिन अंततः जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 सामने निकल करके आता है। बाद में इसी एक्ट को रिप्लेस किया गया और उसकी जगह पर फेरा 1973 लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। तो यहाँ भी वही नाम है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये भी फेरा ही है, 47 है। फिर इसको रिप्लेस किया सरकार ने और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 फेरा के नाम से लाई सरकार, और ये जो है 1 जनवरी 1974 से लागू हुआ। रेगुलेटेड फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम फॉर मोर देन 26 ईयर, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मैनेज करने की जिम्मेदारी लगभग 26 वर्षों तक इस एक्ट के कंधों पर रही। इन ईयर 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आया सरकार। आफ्टर दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन मैनी सेक्टर वाज परमिटेड। 1991 के बाद में कई सारे जो है सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया। 1997 में तारापोर कमेटी बनी ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इसका काम था कि ये चेक करो क्या हम
कैपिटल अकाउंट में फुल कन्वर्टिबिलिटी अवेलेबल करवा सकते हैं। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और करंट अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी ये बात हम कर चुके हैं। तो 1997 में तारापुर कमेटी आती है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए, जिसे आरबीआई ने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूट था। उसने रिकमेंड किया कि हमें चेंजेज की ज़रूरत है इन द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क गवर्निंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। उसने बताया कि भाई हमें अब बदलाव की ज़रूरत है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को गवर्न करने वाला जो भी कानून है उसको बदलने की आवश्यकता है। तो इसी तारापुर कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही जो फेरा एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1970 के बाद रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द न्यू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 विद इफेक्ट फ्रॉम जून 1, 2000। तो फेरा हटता है 1973 का और उसकी जगह पर फेमा आ जाता है 1 जून 2000। ठीक है। अंडर द फेमा द एम्फेसिस वाज ऑन मैनेजमेंट रेदर देन ऑन रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। मतलब फेरा एक्ट जो था वो रेगुलेशन पर, रेट क्या रहेगा, क्या-क्या होगा, क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जोर देता था। लेकिन फेमा ने जोर दिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के मैनेजमेंट पर, जो वो इंडिविजुअल वर्क है उस पर उतना जोर वो नहीं देता था। ठीक है। स्पेसिफिक काम नहीं, मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी इसने देखी हुई थी, किसने? फेमा एक्ट ने। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा। फेमा की एप्लीकेबिलिटी की एप्लीकेबल कहाँ-कहाँ है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वाज इनेक्टेड to consolidate and amend the law relating to foreign exchange with the objective of facilitating external trade and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India and FEMA extend to the whole of India। तो FEMA भाई पूरे देश पर लागू होता है। FEMA 1999 ये जो आया था एक्ट किस लिए आया था? ताकि फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक कंसोलिडेटेड एक्ट लाया जाए। उद्देश्य था विदेशी ट्रेड को बढ़ावा देना और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है हमारे देश की, उसका डेवलपमेंट हो सके। ये फेमा एक्ट लाया गया। द एक्ट वाज अप्लाइज टू ऑल द ब्रांचेज, ऑफिसेस एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड आर कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड आल्सो टू एनी कंट्रावेंशन कमिटी कमिटेड देयर अंडर आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन टू व्हम दिस एक्ट अप्लाई। मतलब कहने का ये एक्ट उन सभी ब्रांचों, ऑफिसों और एजेंसी पर लागू होता है, भले ही वो ब्रांचेज, ऑफिस और एजेंसी इंडिया के बाहर हैं, लेकिन अगर उसकी ओनरशिप और कंट्रोलिंग जो है हमारे देश के व्यक्ति के पास है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। अगर कोई व्यक्ति जो है कंट्रावेंशन करता है, किसी तरीके की गुस्ताखी करता है, कोई गलती करता है इस एक्ट में, और भले ही वो आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति के ऊपर ये एक्ट लागू होता है, तो वो कंट्रावेंशन उसके ऊपर लागू होगा, यानी उस पर फाइन लगेगी। ठीक है। तो अगर फेमा एक्ट लागू होता है तो उस पर जो भी पेनल्टी वगैरह है वो लगाई जाएगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इसमें, द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज कवर्ड बाय लेजिस्लेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें लेजिस्लेशन, रूल्स है, रेगुलेशन है। दीज लेजिस्लेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स का मतलब होता है फ्रेंड जो है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करना, रेगुलेशन मतलब स्पेसिफिक बात करना। जैसे रूल है तो मतलब थोड़ा इधर-उधर डेविएट हो सकता है, लेकिन अगर रेगुलेशन है तो उसमें डेविएशन पॉसिबल नहीं। वो स्पेशली बताता है कि आपको ये चीज़ करनी होती है, ठीक है? अब इतना ज़्यादा डिटेल में हम गहराई में नहीं जाएँगे कि रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, लेजिस्लेशन, बस इतना समझिए कि रूल्स, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड थे, 7 चैप्टर्स हैं और उन्हें 49 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अपने काम की बात। फिर आ जाता है सर अथॉरिटीज़ एंड एनफोर्समेंट मशीनरी ऑफ हेमा। यानी कि हेमा में कौन-कौन से अथॉरिटीज़ हैं और कौन-कौन सी एनफोर्समेंट मशीनरी अवेलेबल है। तो ठीक है, एक बार हम फिर से यहाँ बात करते हैं। फेमा एक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो पहली बार जो है टेम्परेरी बेसिस पर एक्सचेंज कंट्रोल की कोशिश की गई डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 के थ्रू। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हमेशा रही है। इसी के तहत जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 लाया गया। फिर उसी को रिप्लेस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फॉरेन एक्सचेंज 1973 जिसे फेरा एक्ट भी कहा गया। ये 1 जनवरी 1974 को आया था और इसने लगभग 26 वर्षों तक हमारे देश में सारा काम देखा। फिर 99 में जाकर के फेमा आता है। 1991 में सरकार ने जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत करी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन्होंने परमिट किया बहुत सारे सेक्टर्स में कि हम अब विदेशी इन्वेस्टमेंट अलाउ करेंगे। फिर 1997 में तारापुर कमेटी बनी किस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को लेकर के, और उसने सजेस्ट किया कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांज़ैक्शन को मैनेजमेंट करने की, गवर्न करने की जो ये फ्रेमवर्क है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है और इसी तारापुर कमेटी के रिकमेंडेशन पर फेरा को हटाया गया और उसकी जगह पर फेमा लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 और ये 1 जून 2000 से लागू हुआ। फेमा
एक्ट में जोर जो है मैनेजमेंट पर दिया गया था देन की रेगुलेशन की जगह पर मैनेजमेंट पर ध्यान दिया गया। अब फेमा एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो पूरे देश पर लागू होता है। ये लागू होगा उन ब्रांच ऑफिसर्स और एजेंसीज में जो भले ही इंडिया के आउटसाइड खुले हुए हैं लेकिन उनकी कंट्रोलिंग इंडियन पर्सन के पास है, ठीक है। अगर किसी ने कोई गलती करी हुई है तो पेनल्टी लगेगी, चाहे वो इंडिया में हो और चाहे इंडिया के बाहर हो, बशर्ते कि इंडिया के बाहर है पर एक्ट लागू उस व्यक्ति पर या उस कंपनी पर होना चाहिए। नहीं तो जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, उसका इंडिया से कोई लेना-देना नहीं तो उस पर फेमा एक्ट नहीं लागू होता है। लेकिन अमेरिका में कंपनी है, इंडियन व्यक्ति ने खोली है, तब लागू होता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ सर, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 अ, का इसमें लेजिस्लेशन है, रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं। कुल मिलाकर के इसमें 7 चैप्टर्स हैं और इन्हें 49 सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया है। अथॉरिटी एंड एनफोर्समेंट मशीनरी की बात करेंगे। फेमा इज इटसेल्फ फेमा इन इटसेल्फ इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड लॉ। बोलते हैं कि फेमा जो है अकेले पर्याप्त नहीं है, इंडिपेंडेंट और आइसोलेटेड लॉ नहीं है। प्रोविजंस ऑफ फेमा आर स्प्रेड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड सो देयर आर सेवरल रेगुलेटरी बॉडीज। जो फेमा की गाइडलाइंस हैं, प्रोविजंस हैं, वो बहुत सारे स्थान मतलब जगहों पर फैले हुए हैं, तो ऐसे में बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी आ जाएंगी। भाई अगर सोचो फेमा की गाइडलाइन अगर इंश्योरेंस सेक्टर में गई तो आईआरडीए सामने खड़ा होगा, बैंकिंग में गई तो आरबीआई सामने खड़ा होगा, अगर कैपिटल मार्केट में गई तो सेबी वहां पे खड़ा होगा। इस तरीके से ये बता रहे हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेक्स रेगुलेशन अंडर फेमा एंड द रूल्स आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेक करता है रेगुलेशंस, फेमा के अंडर में रेगुलेशन यानी कि स्पेसिफिक गाइडलाइन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाती हैं और जो रूल्स होते हैं फेमा के वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। जैसे कोई व्यक्ति 2000 से ज़्यादा के जो है नोट नहीं रख सकता है, ठीक है, स्पेसिफिक गाइडलाइन है या रूल्स हैं इस तरीके से। तो ये बात हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, अथॉरिटीज गवर्निंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा। यहाँ से क्वेश्चन सर एग्जाम में पूछा जाता है। अथॉरिटीज गवर्निंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फेमा, फेमा को लागू करने के लिए कौन कौन सी अथॉरिटी मौजूद है कि ये फेमा लागू हो, यानी लागू हो मतलब अप्लाइड रहे, इन्फोर्स रहे। तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट आरबीआई का रहता है, डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, यानी ये जो ईडी की रेड पड़ती है ये वही लोग हैं। बोलते हैं ना ईडी की रेड, सुकेश के ऊपर ईडी की रेड रेड पड़ गई, केजरीवाल के ऊपर ईडी की रेड पड़ गई या किसी के भी ऊपर, ये वही ईडी है फ्रेंड्स। ओके, ईडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। कैपिटल मार्केट डिवीजन शेयर मार्केट का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। फॉरेन ट्रेड डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत। मतलब ये वो एजेंसी क्या था, अथॉरिटीज जो फेमा को इन्फोर्स करवाती हैं, ठीक है? यानी फेमा लागू हो तो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट आरबीआई का रहता है, डायरेक्ट ईडी जो है लागू मतलब रहती है, कैपिटल मार्केट डिवीजन रहता है और फॉरेन ट्रेड डिवीजन, ये सभी मिल करके फेमा को इन्फोर्स करवाते हैं, लागू करवाते हैं। मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एस्पेक्ट फेमा, फेमा के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए जो मशीनरी है उसकी हम बात करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होते हैं ईडी, टू इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ Act, the central government have established the Directorate of Enforcement with directors and other officers as officers of the enforcement। मतलब फेमा की गाइडलाइन लागू हो सके उसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया हुआ है, जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं, अदर ऑफिसर्स होते हैं। देयर आर डायरेक्टर्स, देयर आर अदर ऑफिसर्स। द ऑफिसर्स ऑफ द डायरेक्टरेट परफॉर्म एजुकेशन फंक्शन so as to impose penalty on person for contravention of the act। तो जो ये डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स होते हैं वो न्याय देने का काम करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, मतलब जो है फैसले सुनाने का काम करते हैं, ताकि अगर किसी व्यक्ति ने फेमा एक्ट का कंट्रावेंशन किया हो तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सके। थोड़ा सा नोट में कुछ बातें देख लेते हैं। इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रेगुलेटर दैट राइट्स द रूल एंड मॉनिटर्स द बैंकिंग सिस्टम, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी इज द पुलिसमैन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर आरबीआई रूल्स रेगुलेशन बनाता है फेमा के तहत तो ईडी जो है पुलिस है एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज फिर आता है एजुकेटिंग अथॉरिटी। एजुकेटिंग अथॉरिटी, द एजुकेटिंग अथॉरिटी विल इशू अ नोटिस द पर्सन हु हैड कंट्रावेंड द प्रोविजन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, नोटिफिकेशन और एनी बाय द आरबीआई। तो एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या होगी, नोटिस इशू करेगा
अगर कोई भी व्यक्ति फेमा गाइडलाइन को, रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करता है तो उसको नोटिस देने की ज़िम्मेदारी एजुकेटिंग अथॉरिटी की होती है। अब एजुकेटिंग अथॉरिटी तो भई किसी के साथ में गलत किया नहीं जा सकता, तो अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी ने आपके ऊपर कोई जो है फैसला सुनाया है, तो आप अपील भी कर सकते हैं। तो उसी के लिए स्पेशल डायरेक्टर अपील होते हैं। इफ एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी, जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है उसने जो ऑर्डर दिया है, जो आदेश उसका आया है, उससे आपको अगर दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप क्या करेंगे? अपील करेंगे कहाँ पर? स्पेशल डायरेक्टर अपील्स के पास जाकर के अपील कर सकते हैं। एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है? बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ईडी और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ईडी। तो ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकता है एजुकेटिंग ऑफिसर, या फिर जो है ईडी का डिप्टी डायरेक्टर हो सकता है, वो भी काम कर सकता है एजुकेटिंग अथॉरिटी के तौर पर। अगर आप इनके फैसलों से खुश नहीं हैं, तो आप अपील कर सकते हैं स्पेशल डायरेक्टर अपील के पास में, ठीक है? फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल भी बनाई गई कि मान लो यहाँ से भी खुशी नहीं मिलती है, तो आओ आगे बढ़ते हैं, अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाएंगे। एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी और द स्पेशल डायरेक्टर अपील्स कैन प्रेफर एन अपील टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल। यदि कोई व्यक्ति है जो एजुकेटिंग अथॉरिटी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, या स्पेशल डायरेक्टर अपील के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया गया है, अगर उससे खुश नहीं है, तो वो कहाँ जाकर के अपील कर सकता है? अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपना अपील कर सकता है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में। FEMA envisages that RBI shall have the controlling role in management of foreign exchange। तो FEMA ये कहता है कि RBI का जो रोल होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में, कंट्रोलिंग का रोल होना चाहिए। RBI का रोल कंट्रोलिंग का होना चाहिए। Since the RBI cannot directly handle foreign exchange transaction, it empowers authorized persons या authorized dealer to deal in foreign exchange as per the direction by it। तो RBI को खुद परमिशन नहीं है FEMA एक्ट के तहत फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैंडल करने की, तो ऐसे में वो अथराइज्ड पर्सन रखता है या अथराइज्ड डीलर यानी बैंक को रखता है, जो फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन को डील कर सकते हैं, और उसके लिए डायरेक्शन आरबीआई इशू करता है। दीज डायरेक्शंस आर इशूड थ्रू एपीडीआईआर सर्कुलर या मास्टर सर्कुलर एंड डायरेक्शन। एपीडीआईआर का मतलब होता है, एपी स्टैंड्स फॉर अथराइज्ड पर्सन एंड डीआईआर स्टैंड फॉर डायरेक्शन। अथराइज्ड पर्सन डायरेक्शन सर्कुलर आते हैं इसके लिए, या फिर मास्टर सर्कुलर और डायरेक्शन जारी किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। तो बस यहीं पर बात खत्म होगी हमारी। तो हम कहाँ पहुँच गए? यहाँ पर हम बात कर ली अथॉरिटीज़ से हमें बात करनी है। तो अथॉरिटीज़ और एनफोर्समेंट मशीनरी में अगर देखा जाए, तो फेमा इंडिपेंडेंट और आइसोलेटेड लॉ है नहीं। फेमा जो है डिफरेंट जो है प्लेसेस पर ये फैला हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशन बनाता है फेमा के लिए, और रूल बनाने की ज़िम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। अथॉरिटीज़ जो एनफोर्समेंट करती हैं, फेमा को इन्फोर्स करवाती हैं, लागू करवाती हैं, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट आरबीआई का, ईडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, कैपिटल मार्केट डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, और फॉरेन ट्रेड डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ये सभी मिलकर के लागू करवाते हैं। उसके बाद में FEMA को जो डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसमें जो मशीनरी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें सबसे पहले ईडी आता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है, जो भी इसके FEMA के गाइडलाइंस हैं, उसको अगर वायलेट करता है, तो उसी के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया गया है, ठीक है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्टर्स होते हैं, अदर ऑफिसर्स होते हैं। ऑफिसर जो डायरेक्टरेट में होते हैं, वो एजुकेटिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो व्यक्ति जिसने कंट्रावेन किया है, को उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं। तो आरबीआई, इन्होंने बोला कि आरबीआई अगर रेगुलेटर है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है, तो ईडी पुलिस का काम करती है, समझने की बात। एजुकेटिंग अथॉरिटी के तौर पर देखा जाए, तो भाई एजुकेटिंग अथॉरिटी होती है, ये वो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो अगर कोई भी व्यक्ति फेमा एक्ट का वायलेशन करता है, तो उसके ऊपर जो है नोटिस वगैरह देने की ज़िम्मेदारी एजुकेटिंग अथॉरिटी की होती है, अगर वो कोई भी व्यक्ति संस्था फेमा गाइडलाइन को वायलेट करता है। अब अगर जो है एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन हो सकता है? असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फो या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट हो सकता है। अगर आप इसके फैसले से खुश नहीं हैं, तो आप स्पेशल डायरेक्टर अपील के पास जाकर के अपनी अपील कर सकते हैं 45 दिन की। अपीलेट ट्राइब्यूनल के केस में सेम है। अगर आप जो है मान लीजिए एजुकेटिंग अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं हैं, या स्पेशल डायरेक्टर के फैसले से खुश नहीं हैं, दोनों केसेस में आप सीधे-सीधे अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाकर के अपील कर सकते हैं। फिर है कि फेमा गाइडलाइन बोलती है कि आरबीआई के पास में जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग रोल होना चाहिए।
आरबीआई खुद जो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांज़ैक्शन को हैंडल नहीं कर सकता है, तो ऐसे में ऑथराइज़्ड पर्सन या ऑथराइज़्ड डीलर्स होते हैं इसके पास में, जो फॉरेन एक्सचेंज हैंडल करते हैं और इसके लिए ये सर्कुलर लाते हैं। एपीडीआईआर सर्कुलर लाते हैं या मास्टर सर्कुलर लाते हैं या मास्टर डायरेक्शंस लाई जाती है। एपीडीआईआर का मतलब होता है ऑथराइज़्ड पर्सन डायरेक्शंस। तो बस यहीं पर फ्रेंड्स फेमा 1999 खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच और भी डिटेल चर्चा करेंगे। थैंक यू।